हेलो नमस्कार साथियों। शुरू करते हैं धूल पौधों पर उपन्यास का तीसरा पार्ट। दोनों के वार्तालाप के दौरान प्रेम प्रकाश चुप बैठे रहे। सिंहासन में देवताओं के बीच पधरी युवा गुरु की अपनी फोटो उनका ध्यान बार बार खींचती थी। वे सोच रहे थे, ज्ञान के अभाव में कोई कैसे व्यक्ति धर्म गुरु हो सकता है। अध्ययन जरूरी है। अगर युवा गुरु ने धर्मशास्त्रों का ही अध्ययन किया होता तो स्व अहम को मिटाने, दबाने, धूमिल करने की बात जो वहाँ बार बार की जाती है, उसे प्रभावित हुए बिना वह कैसे रह सकता था। और तब क्या यह अपनी फोटो वहाँ रखता जहाँ रखी हुई थी, देवताओं और अपने गुरु की बराबरी पर। उसकी प्रोफेशनल पढ़ाई जितनी और जो भी थी जानकारी वाली थी, उसमें ज्ञान कहाँ। यह सिंहासन नुमा सोफा जिस पर यह आदमी परम प्रमुदित है, और पैर का वह कड़ा जिसे यह बार बार देखता है, दोनों इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इस आदमी में प्रतिष्ठा के लिए जबरदस्त भूख है, जो इसे अपनी नौकरी से हासिल नहीं होने वाली। वैसे काम कितना भी छोटा हो, अगर कोई लगन, ईमानदारी और कुशलता से करे तो आसपास के लोगों के बीच अच्छी प्रतिष्ठा बन जाती है। लेकिन युवा गुरु को वह रास्ता लंबा दिखता था। हो सकता है वह अतिरिक्त आय का स्रोत बनाना चाहता हो। लोग कुंडली बनवाएं, पढ़वाएं, भविष्य फल तैयार करने की फीस वह ले। कौन सा नग पहनना है, इसे बताने के साथ साथ नग भी उपलब्ध कराए, उसके पैसे खड़े करे, मंदिर में चढ़ावा आदि आए, कंसल्टेशन की खास फीस। लेकिन इनका सिर्फ अंदाज ही होता था, क्योंकि शहर में इस धंधे में लगे सैकड़ों लोग थे। कितनी आमदनी हो सकती थी, प्रतिष्ठा की प्यास मुख्य दिखती थी। आप अपने भविष्य के बारे में नहीं पूछेंगे? युवा गुरु ने पत्नी से फुर्सत पाकर प्रेम प्रकाश की तरफ देखा। मेरा भविष्य जिस पद तक पहुंचना था पहुंच गया। अब तो जो है वह अतीत है। भविष्य के लिए मैं कुछ करता भी नहीं हूँ। ऐसा नहीं है, आशा ही जीवन है। जब तक जीवन है आशा नहीं त्यागनी चाहिए। ज़्यादातर लोग आदतन जीते हैं। उम्र बढ़ती है, वे जिए चले जाते हैं मशीन की तरह। जीवन में कुछ होता नहीं है। जीवन निरंतर गतिमान है। उधर युग गुरु फिक्रे पर फिक्रे छोड़ता जा रहा था, इधर प्रेम प्रकाश स्वयं को लेकर अपने भीतर उलझे जा रहे थे। सचमुच अब क्या बचा जीवन में? कुछ किताबें और छपकर आ जाएंगी, एक दो सम्मान और मिल जाएगा, शायद अवकाश प्राप्ति के पहले एकाध इससे थोड़ा अधिक प्रतिष्ठित पद मिल जाए। और क्या होने वाला है अब? आपके आसपास जो लोग हैं, माता पिता, पत्नी, बच्चे, उनके बारे में जिज्ञासा होना स्वाभाविक है, वही पूछिए। पिता रहे नहीं, माँ 81 साल की हैं। उनका भविष्य यह कि 5-6 साल इसी तरह घिसटेंगी। पत्नी का यह है कि उसकी दिलचस्पी बच्चों में बढ़ती जाएगी। भविष्य जो कि शून्य है, उसको लेकर चिंतित रहेगी। गठिया होगा, पति से तकरार बढ़ेगी। बच्चे हैं 2, एक के बारे में आपने बता ही दिया, दूसरे के बारे में ये अगली बार पूछ लेंगी। हंसते हुए अपना भविष्य स्वयं बताकर प्रेम प्रकाश उठ गए। न उठते तो पत्नी जाने कितनी देर और हिलगी रहती। युवा गुरु ने अपनी मोटी उंगलियों वाले हाथ से बगल की लाल थाली से चने, इलायची और मूंगफली के दाने उठाए और बारी बारी से दोनों के हाथों में डाल दिए। प्रेम प्रकाश ने प्रसाद में गुरु की हथेलियों से रिश्ता पसीना साफ साफ महसूस किया। भी तृष्णा हुई, खा तो सकते नहीं थे, उन दानों का क्या करें समझ में नहीं आया तो हाथ में लिए रहे। आया करिए, युवा गुरु ने कहा।
प्रत्युत्तर में प्रेम प्रकाश कुछ नहीं बोले तो पत्नी ही बोली, बहुत शांति मिलती है मंदिर में। आप जैसे व्यक्तियों का संग ज्ञान बढ़ाता है। बिल्कुल। यह शब्द युवा गुरु बार बार बोलता था। एक तो उस शब्द का अर्थ ही, फिर इसे पीछे बोलने का उसका स्वर। युवा गुरु में अपार तृप्ति झलकती थी। वह योगियों के जैसा सुख दुखे समय कृत्वा वाला भाव नहीं था, नहीं संसार से उदासीनता का। किसी बड़े अहम वाले व्यक्ति का अहम की तृप्ति होने पर हेकड़ी वाला भाव भी नहीं था। एक गुप्पा सा व्यक्ति जिसके पास न ज्ञान है न वाक्पटुता ही, स्वामी होने के लायक कुछ भी विशेष नहीं, और भारतीय जनता की उस प्रवृत्ति का फायदा उठाए जा रहा था जिसमें आदमी औरतें रास्ते पड़ते किसी भी मंदिर को सड़क से ही शीश नवाते चले जाते हैं। एक रास्ते के उसी मंदिर के सामने 10-10 बार शीश नवाते हैं, जहाँ से दिन में 10 बार गुजरते हैं। ऐसे लोगों के बीच स्वामी या गुरु बन जाना कितना आसान था। वह यह व्यक्ति बन गया था। वह बनने की काबिलियत उसमें नहीं थी, यह भान उसे दूर दूर तक नहीं था। वह तो अपने आसपास उतराते आदमी औरतों के बीच स्वयं को विशिष्ट पाकर प्रमुदित था, जैसे उसे जीवन का सार अभी ही मिल गया हो। जो सामान्य बहुत सुनी सुनाई बातें उसके मुंह से निकलती थीं, उसे वह ज्ञान के टुकड़े समझ भीतर भीतर झूमता। भले ही वे बातें ज्ञान की न हों, वह कोई महापुरुष न हो, पर वैसा माना जा रहा था और यह ज़्यादा महत्वपूर्ण था उस समय और परिवेश में, जहाँ अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है तो वह कुछ भी नहीं। साधारण होते हुए भी वह साधारण नहीं रहना चाहता था, तो विशिष्ट वह एक साधारण रास्ते चलकर बन गया था। वह लोगों को थोड़ा खींचता, वे खिंचते चले आते। लोगों के सामने उसका चेहरा हमेशा एक सा ही रहता, हल्का मुस्कुराता, सामने वाले की तरफ मीठे मीठे देखता हुआ, जैसे कि कह रहा हो, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है और मेरे साथ भी। इस सब को क्या कहा जाएगा? कुछ विशेष बन जाने की सामान्य लालसा जो किसी में भी हो सकती है। लौटते हुए प्रेम प्रकाश सोच रहे थे, पर इतनी जल्दी भी किसी से वितृष्णा हो सकती है जैसी उन्हें युवा गुरु से हो बैठी। इन तीनों के बीच वह कैसे रहती होगी, वह नुकीली लड़की, इनकी बहू। हालांकि उसका शोध लेख सीधे सीधे प्रेम प्रकाश के क्षेत्र से संबंधित नहीं था, पर व्यापक विषय तो समाजशास्त्र ही था। प्रेम प्रकाश प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे। अगर किसी तरह उनका हस्ताक्षर आ जाए, यदि किसी तरह उनका साक्षात्कार आ जाए तो शोध लेख वजनी हो जाएगा। उसने सोचा और साक्षात्कार के लिए समय लेकर प्रेम प्रकाश की स्टडी में जा पहुंची। शोध से संबंधित बातचीत खत्म होने तक वह उनसे काफ़ी घुल गई थी। उसके बहुत से सवाल कॉलेजी थे, लेकिन प्रेम प्रकाश बिल्कुल नहीं झुंझलाए और बहुत ही धीरज के साथ उत्तर देते रहे। अब शोध संबंधी बची खुची बातें और उनसे उठती दीगर बातें चल रही थीं, जो खत्म होने वाली ही न दिखती थी। वह उनके साथ अलग अलग अकेले में बात कर रही है। यह संकोच उड़कर जाने कहाँ चला गया था, उल्टी एक पुलक रहकर भीतर उठती थी। सर, जीवन में कोई ऐसा रास्ता होता है क्या कि जिस पर चलने लगो तो दूसरे किसी रास्ते पर पैर रखते ही भटकना जैसा साफ नज़र आने लगे? यह जानने के लिए तो तुम्हें किसी संत के पास जाना पड़ेगा। तुम्हारे घर में तो है एक। प्रेम प्रकाश हंसे, पर वह गंभीर हो गई, जैसे किसी ने उसके साथ बहुत भद्दा मजाक कर दिया हो। उसका चेहरा हल्का काला पड़ गया था। चमकते बालों की एक पतली लड़ सामने झूल आई थी, उसके चेहरे को 2 भागों में विभक्त करती एक रेखा। एकाएक उसकी आंखें इतनी उदास हो आईं
कि प्रेम प्रकाश सहम गए। मेरा मतलब, इस प्रश्न के बड़े बड़े संत महात्मा जूझते रहे हैं, आज भी जूझ रहे हैं। मैं तो एक मामूली आदमी हूँ। वह कुछ नहीं बोली। बात उसे लग गई थी और वह वहीं अटक कर रह गई थी। मैं मजाक कर रहा था। दरअसल मैं या तुम्हारे पति जैसे लोग उस सवाल से टकराने लायक ही नहीं हैं। तुम्हारा प्रश्न जिस रास्ते की ओर इशारा करता है वह कोई व्यक्ति अपने लिए ढूंढ सकता है, बशर्ते उसकी चेतना उतना ऊंची उठ जाए। हमारी चेतना उस स्तर तक उठ नहीं पाती। संतत्व ओढ़ लेने भर से क्या होता है? प्रेम प्रकाश की सफाई ने उसके खिंचाव को थोड़ा ढीला किया। जिस कैद में वह कुछ पलों पहले फंस गई थी, उससे बाहर निकली। आप बता सकते हैं, चाहेंगे तो? तुम सोचती हो कि मेरी चेतना उस ऊंचाई की है? ऊंचाई से ज़्यादा ज़रूरी होती है ईमानदारी। आप जो विभाग में बोले वही घर में बोलते हैं, और जो थोड़ा बहुत जान पाई हूँ वही करते हैं, वही जीते हैं। यह ईमानदारी उस ऊंचाई से बड़ी चीज़ है जिसे आप संत महात्मा से जोड़ते हैं। मुझ पर कृपा करो, मुझे फुलाओ मत। प्रेम प्रकाश ने हंसते हुए कहा, मैं जानता हूँ मनुष्य की सैकड़ों खामियां मुझ में हैं। मैं उन्हें दूर करने की कोशिश भी नहीं करता। मैं मनुष्य होकर खुश हूँ। वह ठीक है, लेकिन आप ज़रूर इस विषय पर सोचते होंगे या कभी सोचा होगा। आप टाल रहे हैं क्योंकि मैं पात्र नहीं हूँ। ऐसा नहीं है, तुम पात्र नहीं हो। तुमसे अच्छा पात्र और कौन होगा? मेधावी हो, नई पीढ़ी की हो, तुम में उत्सुकता है, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहूँ, क्योंकि मैं अपने लिए वैसा कोई रास्ता ढूंढ नहीं पाया, कोशिश ही नहीं की। अच्छा, वह छोड़िए, यह बताइए कि एक कोई रास्ता जिसे समाज आपको पकड़ा देता है, एक तरह से आपको उसके सामने रख देता है, कुछ और नहीं, अब चलो इसी पर चलते रहो जीवन भर। वह क्या ऐसा होता है कि किसी दूसरे रास्ते पर चले नहीं कि भटकने जैसा तुरुप लगने लगे? ये अक्सर हमारी पीढ़ियों के लड़कियों के साथ होता था। ये तो मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ। अक्सर ऐसा ही होता है। सामाजिक व्यवस्था के तहत दूसरा रास्ता हमेशा होता है, लेकिन उस पर चलना दूसरे लोगों को भटकाव या पागलपन जैसा दिखता है। उस पर वही चल पाते हैं जिन्हें अपने आप पर विश्वास हो। बहुत कम चल पाते हैं। अधिकतर लोगों में तो अक्सर द्वंद्व ही होता रहता है। अपने चुने रास्ते पर चलें या समाज द्वारा मान्य रास्ते पर। सही कौन होता है, अपना या समाज? क्या सही क्या गलत कहना अब कभी आसान नहीं होता। इतना कहा जा सकता है कि समाज द्वारा निर्धारित रास्ते पर चलने में संघर्ष नहीं है। व्यक्ति जब अपना रास्ता स्वयं बनाता है, उस पर चलता है, तो तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं पग पग पर। इसीलिए ज़्यादातर लोग समाज द्वारा निर्धारित रास्ते पर चलते हैं। शायद हाँ। आप किस रास्ते पर चलें? आप किस रास्ते पर चले? मुझे तो लगता है कि मैं चला ही नहीं, लुढ़कता रहा। जो रास्ते सामने आए उन पर। दरअसल यह बौद्धिक नाम का जो प्राणी होता है ना, वह बुनियादी तौर पर एक बड़ा कायर होता है, एस्केपिस्ट। मैं भाग भाग कर किताबों में छिपता रहा। बाहर निकला तो कुछ विश्लेषण किए, स्थापनाएं की, कुछ सिद्धांत गढ़े, उनका या उनकी संधि से बनाए विचारों का प्रतिपादन किया। पर वह करते ही लगता कि कहीं मैं झूठ हूँ, झूठ नहीं तो गलत ज़रूर हूँ। ऐसी अवधारणाएं बनाकर हम आदमी का अहित ही करते हैं, आदमी को बेवजह वरगला देते हैं। वह जो इत्मीनान से अपना जीवन जिए जा रहा है, आदमी को बेवजह वरगला देना ठीक नहीं है। कैसे भी बड़ी बड़ी बातों से दूर, छोटी छोटी रोज़मर्रा की चीज़ों में सुख लेता हुआ, उन्हें ही सब कुछ मानता हुआ। क्या सबके सामने मैं यह कह सकता था जो इस लड़की के आगे कह गया? इसके सामने झूठ नहीं बोला जाता, खुद से साक्षात्कार कराती है वह। भीतर का सच बाहर आए बिना नहीं रह पाता, मतलब ज्ञान व्यर्थ है।
वह तो मैं नहीं कहता, पर अक्सर मुझे अनपढ़ व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर ढंग से जीते दिखा है। जितना ही आदमी प्रबुद्ध हुआ, वह बौद्धिकता के जाल में फंसता चला जाता है, जबकि अनपढ़ उसकी सलाखाओं से तो मुक्त है कम से कम। तभी वह समाज के बनाए रास्ते पर आंख मूंद चला जाता है, जैसे बैलगाड़ी वाले बने बनाए रास्ते पर बैल। वह तो ज़्यादातर लोग करते ही हैं। बहुत हुआ तो स्वयं को भ्रम देने के लिए ही हम अपने मन का कर रहे हैं। कोई छोटा मोटा रास्ता अपने लिए बना लिया, जैसे मैंने अपने लिए थोड़ी बहुत समाज सेवा बना ली, या यह पढ़ना लिखना, पर मुख्य रास्ता जिस पर चल रहे हैं वह तो समाज वाला ही है। ये कहीं न कहीं हमारी ज़िंदगी की असलियत दिखाती चल रही है। कोई मुख्य रास्ता ही अपने अनुसार बनाएं, उस पर चलें तो उसका अपनी दिशा में अपने ढंग से चलना दूसरों को भटकाव दिखेगा जरूर, खास तौर से जब वह रास्ता समाज का मान्य रास्ता न हो। सभी को भटकाव दिखेगा, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को भी। कुछ ऐसे निकल सकते हैं जो उस व्यक्ति के संदर्भ में सोचें जिसका जीवन है, और उस रास्ते को जायज़ ठहरा लें, वरना ज़्यादातर तो सामाजिक मान्यताओं के अनुसार ही सोचते हैं। फिर उनके पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा हुआ? पढ़ना लिखना पढ़ने लिखने के क्षेत्र में है। जीवन के लिए तो जैसे सबसे समाज की अपेक्षा रहती है, वही पढ़े लिखे लोगों से भी होती है। मान्य को मानो, आप जैसे लोग उस मान्य को बदल नहीं सकते। प्रेम प्रकाश चुप हो गए, उसकी तरफ देखने लगे। सोचने की क्षमता रखती थी वह लड़की। सोचते और अपनी बात को रखते हुए उसमें एक पैनापन आ जाता था। जहाँ रही अच्छी अच्छी बातें थीं, वे मौलिक या ईमानदार नहीं रह पाते थे। वहीं यह लड़की अपनी सोच में काफ़ी दूर तक ईमानदार और मौलिक हो लेती थी। आपने कुछ कहा नहीं। हम अपने जीवन में प्रेम, घृणा, राग, द्वेष, क्रोध, उदासीनता, करुणा आदि को अपने खास ढंग से जी लेते हैं, या जीने से स्वयं को नहीं रोक सकते, या उस तरह जीते हुए धीरे धीरे उन भावों को लांघ जाना, उदात्त होना। अपने स्वभाव के अनुसार हम थोड़ा बहुत यह भी कर लेते हैं, पर समाज में जो मान्य है उसे इतनी आसानी से नहीं बदला जा सकता। कैसे लगे कि हम जीवित हैं, जीवन में क्या लाने का प्रयत्न करें, यह भी सबके लिए अलग अलग होता होगा। आपके लिए क्या है प्राप्तियाँ? प्राप्तियाँ मुझे बहुत आकर्षित नहीं करती। ऐसा कोई काम जो किसी प्राप्ति के लिए किया जाए, वह उस चीज़ का बोध नहीं करा सकता जो तुम पूछ रही हो। लगे कि जीवित हैं, वैसा कुछ। क्योंकि एक प्राप्ति दूसरी तीसरी की ओर ले जाती है और हम स्वयं को सिर्फ दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। अगर ईमानदारी से देखते हैं, दौड़ना, हाँफते हुए दौड़ते रहना, क्या यह जीवन है? जीवन का सार है। जीवित होने का बोध वही काम करा सकता है जिसका लक्ष्य वह स्वयं हो, कुछ अन्य नहीं। जैसे प्रार्थना का लक्ष्य प्रार्थना ही, भगवत प्राप्ति भी उन्हीं नहीं, उससे शांति भी नहीं। करीब करीब हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे दुख आते हैं जिनके सामने उसे अपनी सारी प्राप्तियां, सफलताएं खोखली दिखाई देने लगती हैं। इसीलिए जीवन से या उसके किसी कर्म से प्राप्ति की बात करना निरी मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। ऐसे कर्म जिनका लक्ष्य वे स्वयं हैं, ये तो उन्हें मिलते हैं जिन्हें जीवन में इत्मीनान मिला है। जो बेचारे अपने जीवन की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने में लगे हुए हैं, उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं, वे अगर अपने जीवन में सार ढूंढें तो कहाँ? शायद उन्हें सार अपने संघर्ष में दिखाई देगा। तुम्हारी यह बात भी मुझे ठीक लगी। यह सार वार की बात उसी जीवन में उठती है जिसमें इत्मीनान है। बाकी लोगों को फुर्सत कहाँ? कभी कभी मुझे लगता है सोचना ही अपने आप में एक लग्जरी है। नहीं, हर व्यक्ति कभी न कभी ठहर कर अपने जीवन के बारे में सोचता है। इस तरह फर्क हो सकता है, लेकिन साधारण से साधारण आदमी भी अपने दैनंदिन संघर्ष के बीच कहीं ठिठक जाता है।
सोचता है जो वह है, जो उसका जीवन है, जो वह था, जो वह हो सकता है। यह बात और है कि वह अपने सोच में मौलिक नहीं हो पाता, उसे कोई तरतीब नहीं दे पाता, बहुत ऊंचा नहीं उठ पाता। उसके पहले ही मस्जिद, मंदिर, गिरजा में अपना सिर रख सोच की सारी कसमकश से निजता पा लेता है, उसमें ही कहीं पहुंचा हुआ महसूस करता है। अपने लिए तुम क्या सोचती हो? सोच वे सकते हैं जिन्हें कम से कम इतना विश्वास तो है कि जीवन उनका है। मैं तो यही नहीं सोच पाती कि यह जीवन मेरा है। अब देखिए, अगर मेरे पति की कृपा न होती तो मैं पढ़ ही न पाती। मेरे कितने बच्चे हों, यह मेरे हाथ में है क्या? मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तुम्हारा आशय भारतीय नारी की स्थिति से है। नहीं, कई भारतीय नारियां तो बहुत आगे निकल गईं। मेरा आशय सिर्फ अपने से है। कहते कहते उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी बिछ आई। वह आगे नहीं बोली। शायद उसका गला रुंध आया था। वह बाहर की तरफ देख रही थी। आराम कुर्सी जिस पर प्रेम प्रकाश बैठे थे, उसके पार बरामदा, बरामदे के पार घर की चाहर दीवारी, उसके पार खड़खड़िया सड़क जो वर्षों से नहीं बनी थी। वह नई नई बरसात का मौसम था। आसमान में काले बादल इकट्ठा होने लगे थे। पहले हल्का छिड़काव हुआ तो जमीन से गमकती हुई खुशबू उठ बैठी और नथनों पर दस्तक देने लगी। पीछे पीछे हवा आई, उस खुशबू को अपने में घोल सारे वातावरण में बिखेर देने को आतुर। एक शाम तो ऊपर से बरसाती बादल, जिनकी छाया में उसका चेहरा और धुंधला हो गया था। मूर्तिवत वह बाहर की तरफ देखे जा रही थी जैसे सो रही हो। फर्क इतना कि उसकी आंखें एकटक खुली हुई थीं। अंधेरा बिछ रहा था, तेज पानी गिरने के आसार थे, उसे निकलना चाहिए। सामने देखते देखते वह जागी सी अपना सामान संभालने लगी, उठने की तैयारी में, लेकिन उठी कि पानी गिरने लगा। ये वे बादल नहीं थे कि छिड़काव करके गुजर जाएं। नहीं, यह ऐसे शहर की बरसात थी कि अभी यहाँ और देखते देखते वहाँ वह ठहरने वाली थी। बरसात अपनी चाल चली जा रही थी। वह अपनी पहले कमरे के बाहर, फिर बरामदे में उतारी, अपनी सैंडलों में पैर डालते हुए जैसे बरसात थी ही नहीं। उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि भीतर जाकर प्रेम प्रकाश की पत्नी और माँ से नमस्कार कर ले, जैसे जाने के पहले वह हमेशा करती थी। नहीं, निकल जाऊंगी। सॉरी। अरे, ऐसे में तुम कैसे जाओगी? थोड़ा रुक जाओ, प्रेम प्रकाश ने पीछे उठते हुए टोका। नहीं, निकल जाऊंगी। वह बिना उनकी तरफ मुड़े बोली, वैसी ही एक स्वर वाली आवाज के एकटक नजर शून्य में। भीग जाओगी, थोड़ा रुक जाओ, शायद बरसात थम जाए। नहीं थमेगी। तुम्हें कैसे मालूम? इसलिए कि मुझे जाना है। वाह, यानी सारी प्रकृति तुम्हारे खिलाफ है, बरसाती है तुम्हारे पास। नहीं। अच्छा सुनो, तुम स्कूटर यहाँ पोर्टिको में लगा दो, मैं तुम्हें कार से छोड़ाता हूँ। कल सुबह आकर स्कूटर ले जाना। उसने कुछ नहीं कहा। बरसात से थोड़ा बचाव के लिए दुपट्टा वालों पर डाला और स्कूटर लाकर पोर्टिको की छाया में खड़ा कर दिया, कार की बराबरी पर। फिर बाहर जाकर फाटक खोल दिया। तब तक प्रेम प्रकाश कार की चाबी ले आए थे। भीतर बता भी आए थे कि वे उसे छोड़ने जा रहे हैं। उन्होंने कार बाहर निकाली, उसने फाटक बंद किया। इस क्रम में वह भीगी भी, पर भीगने से बचने के लिए उसने जरा भी जल्दी नहीं की। वह कार तक आई तो प्रेम प्रकाश ने बैठे बैठे बाएं हाथ से दरवाज़ा खोल दिया। वह बगल की सीट पर बैठ गई, जहां उस दिन बैठी थी जब उन्हें विभाग ले गई थी। बरसात बहुत तेज नहीं, पर लगातार थी। कार के अंदर से एहसास शीशे और सामने बोनट पर गिरती बूंदों को देखकर होता था। वह खासी बेपरवाह है, बरसाती तक नहीं रखती। स्कूटर में जाती तो जरूर तरबतर हो जाती, बीमार भी पड़ सकती थी। एकाएक क्या हो जाता है उसे? साक्षात्कार के समय सामान्य थी। जहाँ उसके जीवन की बात आई कि ट्रांस में पहुँच गई। ट्रांस में ही मेरा कहा सुन, स्कूटर अंदर किया, उसी में फाटक खोला, कार के अंदर बैठी और उसी में अब भी थी लगातार चुप। थोड़ी दूर चलकर प्रेम प्रकाश को लगा
कि कार बड़ी सड़क पर होने के बजाय भीतरी तंग सड़क पर थी। एक तरफ पेड़, दूसरी तरफ बंगले, थोड़े थोड़े फासले पर, चारों ओर गीलापन, सुनसान। बे कब कहाँ से इस सड़क पर उतर आए उसने भी नहीं टोका। उन्होंने एक तरफ गाड़ी रोक दी और इधर उधर देखते हुए रास्ते की पहचान करने लगे। वे पेड़ों के नीचे थे। बरसात पत्तों के रास्ते कार पर टपाटप पड़ रही थी। इधर उधर बिजली के खम्भों पर जल रहे लट्टुओं पर बौछार पड़ती हुई दिखती, जैसे छोटे छोटे भुनगे रोशनी पर उतराने लगे, उस पर जल मरने को उतारू हों। चारों तरफ बारिश की आवाज़ थी जो उनके ऊपर पेड़ों पर और भी जोर से बज रही थी। शायद हम भटक गए हैं। एक तो अंधेरा, ऊपर से बरसात, रास्ता नहीं सूझता। उधर से कोई आवाज़ नहीं, जैसे वहाँ वह थी ही नहीं। सामने से नज़रें हटाकर प्रेम प्रकाश ने उसकी तरफ देखा। कार की उस सीट पर वह उसी तरह बैठी थी जैसे थोड़ी देर पहले प्रेम प्रकाश की स्टडी की कुर्सी पर। बेजान नज़रें सामने तकती हुई, चेहरा मुरझाया हुआ, आँखों में वीरानगी, दूर दूर तक, जैसे दूर तक जाता हुआ कोई सुनसान उजाड़ रास्ता। तभी कुछ चमकता दिखाई दिया प्रेम प्रकाश को। पहले तो लगा बिजली चमकी, फिर लगा जैसे कुछ वनस्पतियाँ अंधेरे में चमक रही हों। उसके गोरे गोरे हाथ कुर्ते की बाह से आधा बाहर निकल आए थे, सुडौल, आनुपातिक, गोल गोल, इतने चिकने कि उंगली रखो तो फिसलती चली जाए। उजले उजले वे हाथ बोलते थे। प्रेम प्रकाश ने इधर से हाथ को उठाकर उसकी हथेली को चूम लिया, फिर जैसे मदहोशी में उसकी पूरी बाहों को चूमते चले गए, कलाई से कोहनी तक। बाहों की चिकनाई पर अपनी आंखें बार बार रगड़ते हुए होठ उसकी हथेली के ऊपरी हिस्से पर थे कि नज़रें उसके चेहरे पर गईं। उसकी आंखें वैसी ही निर्जीव, वियावान और सुनसान खोए हैं। कितना लंबा ट्रांस है यह जो बैठक से यहाँ तक चला आया। उसकी नज़रें वैसी ही लगातार। इसी में उसने स्कूटर चलाकर पोर्टिको में खड़ा किया। वहाँ से लगा कर मेरे उसकी पूरी बाहों को चूमने तक वह मुझे रीति आँखों से ही देखती रही। अब भी वैसे ही देखे जा रही थी। मेरी भी क्या दीवानगी, कहाँ से उगाई वह गुस्सा हो सकती थी। यूँ देखने से अच्छा वही होता। गाड़ी चलाइए, रास्ता उधर से है, अपना हाथ अलग करते हुए उसने कहा। स्वर में थोड़ी सख्ती थी। थैंक यू आज के लिए, लेकिन आप इसको तभी पूरा समझ पाएंगे जब अच्छे से तभी समझ पाएंगे जब उसको पूरा सुनेंगे। इससे पहले अपनी कोई अलग विचारधारा न बनाएं। थैंक यू।